हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और बेहतर होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 में सोशल साइंस के चैप्टर्स, और बुक का नाम था न्यू लॉन्गमैन विस्टास। तो न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक में मैंने हिस्ट्री के लगभग सभी चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर दिया था। बस चैप्टर नंबर 1 और 2 बाकी रह गया था। तो चैप्टर नंबर 1 को भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। 2 पार्ट में उसका वीडियो चैनल पे ही है, आप चैनल पे देख सकते हैं। और चैप्टर 2 को एक्सप्लेन मैं आज आपके सामने करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2, अर्लीस्ट सोसाइटीज, और बुक का नाम है न्यू लॉन्गमैन विस्टास। आइए, सबसे पहला हेडिंग हम लेते हैं। सबसे पहला हेडिंग क्या लिखा हुआ है? लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। कह रहे कि आजकल ह्यूमंस या मानव जिस हिसाब से जीता है, तो क्या आज के हजारों साल पहले, मिलियन बिलियन ईयर्स पहले, क्या ऐसे ही जीता था? जवाब होगा नहीं। क्योंकि बहुत पुराने जमाने का जो मानव था, आज के लाखों करोड़ों सालों पहले, ठीक है, मिलियंस एंड बिलियंस ईयर्स बिफोर, तो उसमें क्या होता था कि वो जंगलों में रहता था, और जानवरों के जो चमड़े होते थे उसके कपड़े बना के पहनता था, पूरे कपड़े भी नहीं पहनता था। ठीक है। तो वो किस प्रकार के लोग हुआ करते थे? तो हंटर हुआ करते थे और गैदरर हुआ करते थे। यानी वो शिकार करते थे, जानवरों को मारते थे। पहले तो उन्होंने कच्चा मांस खाना शुरू किया। बाद में जब उन्होंने फायर का आविष्कार कर लिया, इन्वेंट कर लिया, तो मांस को भून करके, रोस्ट करके खाना शुरू किया। तो हंटर गैदरर्स पहली आपकी हेडिंग है। अर्ली ह्यूमंस वेयर नोन एज हंटर्स एंड गैदर्स। उनको हंटर और गैदर क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो जानवरों का शिकार करते थे और उनके चमड़े वगैरह इकट्ठे करते थे, उनके मांस वगैरह इकट्ठे करते थे अपने फूड के रूप में। दे वेयर कॉल्ड सो बिकॉज द वे दे कलेक्टेड देयर फूड। इसी तरीके से घूम घूम के वो जानवरों का शिकार करते और उनके मांस, उनकी हड्डियां, बाकी चीजें सुरक्षित रख लेते, जो है कि आगे के सीजन के लिए। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेज एंड गैदर्ड फ्रूट्स रूट्स। वो एनिमल्स का शिकार करते, बर्ड का शिकार करते, फिशेज का शिकार करते, और जंगलों से फ्रूट, रूट, नट्स और पत्ते, लीव्स, ये सब इकट्ठा करते थे। अर्ली ह्यूमंस वेयर नोमैड्स। तो इस आधार पे कह सकते हैं कि अर्ली ह्यूमंस लेड नोमैडिक लाइफ। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है घुमंतु जीवन। यानी कि यहाँ रहे, फिर कुछ दिन बाद कहीं और रहे, फिर कुछ दिन बाद कहीं और रहे। यानी कोई परमानेंट ठिकाना इनका नहीं होता था। तो ऐसे लोग जो घूम घूम के अपना जीवन यापन करते हैं, उनको नोमैडिक लाइफ कहा जाता है। दे केप्ट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस को जाते थे। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई दे डिड सो? अब बुक में क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपको लगता है कि आप जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते थे? भाई, कोई ऐसा क्यों करेगा? आज तो हम कहाँ रहते हैं? एक सोसाइटी में रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, सिटी में रहते हैं। तो क्या हम अपना घर बार बार बदलते हैं? जी नहीं, हम अपने घर बार बार बदलते नहीं हैं। अगर हमारा खुद का अपना घर है तो हम वहाँ बरसों से रह रहे हैं, कई सालों से रह रहे हैं। लेकिन अगर वो किराए का घर है, किराए का मकान है, तो वो भी साल, 2 साल, 3 साल में हम क्या कर सकते हैं, उसको बदल सकते हैं। लेकिन जल्दी कोई बदलना नहीं चाहता है। अर्ली ह्यूमंस मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो होता क्या था कि पहले का जो जीवन था इंसान का, वो सोसाइटी नहीं था। ठीक है, वो ऑर्गेनाइज नहीं था। वो सोसाइटीज नहीं बनी थी, विलेज नहीं बना था, बस्तियां नहीं बनी थी, कॉलोनियां नहीं बनी थी। तो वो क्या करते थे कि इंसान तब झुंड में नहीं रहा करते थे, अकेले रहा करते थे, और फूड के रूप में यहाँ वहाँ अपना फूड खोजते हुए वो जाते रहते थे। इफ दे वुड हैव स्टेड इन वन एरिया फॉर नो लॉन्गर पीरियड्स, वो एक जगह बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं थे। ऐसा क्यों था भाई? दे वुड हैव एग्जॉस्टेड द प्लेन एंड एनिमल्स फाउंड इन दैट एरिया। क्योंकि उस जगह उनके जानवर रहा करते थे। जानवर अगर उस जगह का सारा घास चर लेते थे तो वो जमीन बंजर हो जाती थी, और घास चरने के लिए होता नहीं था। या वो एक जगह जहाँ रहते थे वहाँ के जानवरों का शिकार करते थे, और जब वहाँ जानवर मिलने, एनिमल्स मिलने बंद हो जाते थे, तो वो कहीं ऐसे जगह चले जाते थे जहाँ पर्याप्त मात्रा में जानवर बचे हो शिकार करने के लिए, और जो उनके जानवर पालतू है उनको चरने के लिए बहुत सारी घास बची हो। अब अगले पेज पे चलते हैं और इसको थोड़ा और हम डिटेल में समझते हैं। सेकंड आपका है, मेनी टाइम्स एनिमल्स ऑफ एन एरिया हंटेड बाय ह्यूमंस मूव टू अदर प्लेसेस। कई बार क्या होता था कि ये जिन जानवरों का शिकार करते थे, वे जो जानवर थे, वो खुद ही किसी दूसरी एरिया में मूव कर जाते थे। भाई, अगर इंसान को खाना चाहिए, फूड चाहिए, तो जानवरों को भी तो फूड चाहिए।
हो सकता है कि जानवरों के खाने लायक जो खाना है वो वहां ना बचा हो, तो जानवर भी तो शिकार करके ही तो खाते हैं ना, ठीक है। या और कोई अगर जानवर हो, अगर वो हर्बीवोरस है तो वो घास चर के भोजन करेगा अपना। तो कभी कभी जो जानवर थे वो दूसरे जगह चले जाते थे, तो उनके पीछे पीछे पीछा करते करते ये भी पहुंच जाते थे, इन सर्च ऑफ स्मॉल प्रे और ग्रास और प्लांट्स, शिकार के लिए घास के लिए और पौधों की खोज में ये चले जाते थे। एज ए रिजल्ट द अर्ली ह्यूमंस ऑल्सो मूव विद देम। यही रीजन है कि बाकी जो थे इंसान जो थे, ह्यूमंस थे, जानवरों के पीछे पीछे वो भी एक जगह दूसरे जगह चले जाते थे। अगला पॉइंट क्या है, सर्टेन प्लांट्स बियर फ्रूट्स और नट्स इन ए पर्टिकुलर सीजन। कह रहे हैं कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते थे जो एक सर्टेन टाइम में फ्रूट देते थे। भाई हर पौधा हर टाइम में तो फ्रूट देता नहीं था। भले ही आजकल ऐसे मैंगो आ गए हैं, ऐसे गुआवा के पौधे आ गए हैं, या बाकी फ्रूट्स के पौधे आ गए हैं जो 12 मंथ्स थ्रू आउट द ईयर वो फल देते हैं, लेकिन वो उनको इन्वेंशन, साइंटिफिक इन्वेंशन से बनाया गया है। ऐसे ऐसे मैंगो बना दिए गए हैं कि जो रेनी सीजन, गर्मी के सीजन में तो देते हैं फल, वो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल वो फल देते हैं। लेकिन उस समय इतने साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं थे, उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी, उस समय नेचर से और फूल फलों से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं हुई थी। तो कुछ ऐसे फ्रूट्स थे जो पर्टिकुलर सीजन में ही वो फ्रूट देते थे, तो हो सकता है कि उनको खाने के चक्कर में ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते हों, क्योंकि हर प्लेस पे हर पौधे, हर घास और हर फ्रूट्स के पौधे तो मिलेंगे नहीं। आजकल ट्रांसपोर्टेशन का ज़माना है, सामान ढो के यहाँ से वहाँ चला आता है, तो आपको हर जगह के फल आपको आपके मार्केट में मिल जाएंगे। लेकिन उस समय तो कोई मार्केट वाली बात थी नहीं, उस समय तो कोई ऐसी बात थी नहीं, तो सारे फल जो कि एक जगह नहीं पहुंचते थे। डी क्या कह रहा है, हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन ऑल्सो फोर्स द अर्ली ह्यूमंस टू मूव। कह रहे हैं कि कुछ कुछ जगह पे जो क्लाइमेट कंडीशन थी वो ज़्यादा हार्श हो जाती थी। जैसे सपोज कर लीजिए कहीं किसी जगह बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा समर पड़ रही है, या किसी जगह बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। तो जब ठंडी का समय आता था, जब विंटर सीजन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था, तो ये किसी ऐसे जगह मूव कर जाते थे जहाँ पे कम विंटर वेकेशन हो, वेकेशन कह रहे हैं, कम विंटर पड़ता हो, कम ठंडी पड़ती हो। सेम ऐसे ही अगर किसी जगह ये रह रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो वो कहीं ऐसी जगह चले जाते थे जहाँ पे उतना ज़्यादा हॉट वेदर नहीं है। इस प्रकार से ये, अच्छा जो नंबर ई पॉइंट है, एक और रीजन से ये इधर उधर जाते थे, इन सर्च ऑफ वाटर बॉडीज, जैसे लेक हो गया, रिवर हो गया, नदियों की तलाश में, झीलों की तलाश में जाते थे, क्योंकि तब पानी पीने का साधन उस जमाने में यही थे। आजकल जैसा टैप सिस्टम तो था नहीं, ये एक्वागार्ड का फिल्टर तो लगा नहीं रहता था कि बिजली चालू किया, इलेक्ट्रिक चालू किया और पानी देने लगा, मोटर चालू किया पानी टंकी में चढ़ा दिया। तो ऐसा कुछ तो उस जमाने में था नहीं। नदियाँ, झीलें, रिवर्स यही सोर्सेस थे वाटर बॉडीज के, पानी पीने के यही सोर्स थे, और इरिगेशन के भी यही सोर्स थे। अगला आपकी हेडिंग है टूल्स यूज्ड फॉर स्कैवेंजिंग एंड हंटिंग। कह द अर्लीस्ट अमंग द अर्ली ह्यूमन वेयर स्कैवेंजर्स। कह रहे सबसे पुराने शुरू के जो इंसान थे, जो जंगलों में रहा करते थे, जिन्हें हम आदिमानव कहते हैं, आदिवासी कहते हैं, वो क्या थे, स्कैवेंजर्स थे। They survived either by gathering parts of plants by scavenging flesh or dead. वो अपने आप को सर्वाइव कैसे करते थे कि किसी प्लांट के किसी पार्ट को इकट्ठा कर लेते थे, रूट्स को इकट्ठा कर लेते थे, पत्तियों को इकट्ठा कर लेते थे, या जानवरों के जो मांस हैं उनको इकट्ठा करके उनको स्टोर कर लेते थे। स्टोन्स टूल्स विथ शार्प एंड्स, अब वो किस हथियार से जानवरों का शिकार करते थे। उस जमाने में बंदूकें तो थी नहीं, ठीक है, गन्स तो थी नहीं, पिस्टल्स तो थी नहीं, तो उस जमाने में क्या करते थे, स्टोन के, स्टोन मतलब पत्थर, पत्थरों को घिस घिस करके शेप दे करके वो उनका एंड शार्प करके एक हथियार बनाते थे, जिसको स्टोन टूल्स कहा जाता था। उससे वो जानवरों के मांस कट किया करते थे, उनके चमड़े उतारा करते थे, उनको मारा करते थे, और अपने हंटिंग का काम भी किया करते थे। दे डेवलप टूल्स ऑफ द स्टोन विथ हैंडल्स। जब बाद में जब कुछ ये होशियार हुए, कुछ इनको प्रैक्टिकल नॉलेज आई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने समझा, देखा कि भाई
पत्थर के टुकड़े को हाथ में पकड़ के मारना थोड़ा कठिन है, तो उसमें अगर कोई हैंडल लगा दिया जाएगा, तो हैंडल अगर लगा दिया जाएगा लकड़ी का या किसी चीज़ का, तो उससे चलाना उसको काफ़ी आसान हो जाएगा, उससे मारना काफ़ी क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो उन्होंने इस दिशा में काम किया और सफल भी हो गए। दे ऑल्सो मेड टूल्स फॉर चॉपिंग रूट्स फ्रूट्स एंड प्लांट्स। तो जानवरों के मांस काटने और उनको चीरने फाड़ने के लिए तो टूल्स यूज करते ही थे, साथ ही साथ जो रूट्स फ्रूट और प्लांट जो थे इनको कट करने के लिए या इनके जड़ों को कट करने के लिए भी वही टूल इस्तेमाल करते थे। ऑफ ऑल दीज टूल्स ओनली स्टोन टूल्स हैविंग सर्वाइव टिल नाउ। और ये जो पत्थर के उनके जो औजार थे, पत्थर के उनके जो हथियार थे, ये आज भी जब खुदाई होती है, ठीक है, या आर्कियोलॉजिकल साइट जो खोदी गई, उनमें ये अभी तक सुरक्षित मिले हैं। ये जो फिगर में आप देख रहे हैं उसी प्रकार के हथियार हुआ करते थे। इन्हीं हथियारों से जानवरों को मारा करते थे। इनमें बहुत ज़्यादा धार भी नहीं हुआ करती थी। Therefore, they remain most important archaeological sources for study of early human activities. तो इन पत्थरों को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस ज़माने में लोग किस प्रकार के हुआ करते थे, किन प्रकार के हथियारों का यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब इन पत्थरों से और कोई चीज़ तो कटेगी नहीं। हाँ, मांस होता था, जानवर होता था, उनको मार देने पे वो कट जाते थे। काफ़ी ताकत लगाना पड़ता था, एक ही बार में नहीं कटते थे। और आगे है इसमें कह रहा है कि मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स इन्वॉल्व प्लानिंग एंड टेक्निक लाइक अनदर क्राफ्ट। जैसे बाकी चीज़ें बनाना एक कला है, क्राफ्ट है, वैसे उस जमाने में ये चीज़ें बनाना भी एक क्राफ्ट था, कला था। एट फर्स्ट अर्ली ह्यूमंस इमेजिन द पिक्चर ऑफ अ टूल। सबसे पहले वो एक पिक्चर को इमेजिन करते थे, हम कैसे बनाएंगे इसको। कटिंग एजेस, पत्थरों को काटते थे, उन्हें नुकीला बनाते थे। पॉइंटेड एंड, और उन्हें दूसरे पत्थर पे घिस घिस के उनके एंड को क्या करते थे, पॉइंटेड करते थे, नुकीला बनाते थे। इन देयर माइंड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे उनका रिक्वायरमेंट होती थी, जैसे आवश्यक होता था, उस प्रकार के डिजाइन वो बना लेते थे। और बहुत ज़्यादा डिजाइन उन पत्थरों में नहीं होती थी, पत्थर भादे लगते थे और उतने शार्प नहीं बनते थे। Many of stone tools found in different parts of the world are broadly similar in shape. कह रहा है कि जो स्टोन टूल्स थे वो ऐसा नहीं है कि केवल उस इंडिया में पाए जाते थे, वो वर्ल्ड के लगभग हर हिस्से में पाए गए हैं, हर कोने में पाए गए हैं, और लगभग वो मिलते जुलते शेप के हैं। The early humans used the following technique to make stone tools. उस जमाने के जो लोग थे, जो शुरुआती मानव थे, इंसान थे, वो स्टोन टूल्स बनाने के लिए कुछ तरीकों का इस्तेमाल करते थे। स्टोन ऑन स्टोन, ये पहली टेक्निक थी बनाने की। इन दिस टेक्निक अ हेवियर स्टोन वाज यूज्ड एज हैमर टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स। करे कि एक भारी पत्थर लेकर के उससे कम भारी पत्थर पे ऊपर से गिराते थे, तो जो कम भारी पत्थर होता था उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। तो टुकड़े सिमिलर शेप में तो होते नहीं थे। भाई आप किसी पत्थर को अगर जमीन पर पटक दें, तो वो जब अलग अलग होगा, जब टुकड़े टुकड़े होगा, तो उससे सारे टुकड़े एक एक ही साइज के, एक ही पैरामीटर के थोड़े होंगे। उसमें से तो जो छोटे होते थे वो उसको कंकड़ पत्थर समझ के फेंक देते थे। अब बाकी जो लंबे टुकड़े करते थे, जो नुकीले होते थे, जो चोखार होते थे, उसको वो क्या कर लेते थे, अपना टूल्स थोड़ा रगड़ के, थोड़ा घिस के, उसको चमका करके क्या अपना वो बना लेते थे, हथियार बना लेते थे। प्रेशर फ्लैकिंग। The technique of pressure fracking involve applying pressure on the pebbles with the help of pointed bone or stone ear. कह रहा है कि दूसरी टेक्निक क्या थी कि पॉइंटेड पेबल और पॉइंटेड बोन लेकर के वो जो स्टोन था उसके किनारों को घिसा जाता था, उसको रगड़ा जाता था। दिस ट्रक ऑफ स्मॉल फ्लेक्स फ्रॉम द पेबल्स, और ये धीरे धीरे वो सतह क्या हो जाती थी, चिकना हो जाती थी। दिस फ्लेक्स वेयर देम शेप्ड इनटू डिजायर टूल्स, और उन फ्लेक्स को फिर जो है कि मनपसंद आकार और शेप उनको दिया जा सकता था। जैसे ये जो दोनों अर्ली ह्यूमंस बैठे हैं और ये अपना ये क्या बना रहे हैं, ये चीजें बना रहे हैं, आप फिगर में देख सकते हैं। स्टोन एज, तो ये सब काम जिस समय हुआ करता था, जिस टाइम में होता था, उसको हमने समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग करने के लिए स्टोन एज दे दिया, पाषाण युग उनको कह दिया। हमने मान लिया कि वो उस युग में, उस जमाने में
पत्थर के हथियार बनाए जाते थे, पत्थर से शिकार जानवरों के किए जाते थे। द स्टोन एज refers to the period in human history characterized by the production of stone tools। ठीक है, उनको स्टोन एज क्यों कहा गया? स्टोन एज उनको इसलिए कहा गया क्योंकि उस जमाने में शिकार करने के लिए और कुछ नहीं प्रयोग होता था। क्या होता था कि जो पत्थर होते थे उसी के औजार बनाए जाते थे, उसी के हथियार बनाए जाते थे, उसी से शिकार किया जाता था। इस नाते उसका नाम हमने क्या रख दिया? स्टोन एज रख दिया। These tools remains the main archaeological sources to understand the way of living the early humans। और इन्हीं टूल्स का स्टडी करके, इनको हम अध्ययन करके, इनको देख करके, इनको समझ करके हम पता लगाते हैं कि अर्ली जो ह्यूमंस थे, शुरुआती जो मानव थे, इंसान थे, वो किस प्रकार का अपना जीवन यापन किया करते थे। On the basis of types of stone tools, historians have divided the Stone Age into 3 different periods। कहना कि इसी पत्थरों के पाने के आधार पे जो स्टोन टूल्स हैं, उनके मिलने के बेसिस पे जो हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने पढ़ने लिखने को आसान बनाने के लिए, हिस्ट्री को आसानी से पढ़ा जा सके, ठीक है, पढ़ने की सुविधा हेतु, यानी कि स्टडी में आपको कन्वीनियंस हो, इसके लिए इस पूरे एज को, अभी 1-2 दिन का एज तो ये था नहीं, लाखों करोड़ों सालों का ये एज था। इनको 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांट दिया गया है। स्टोन एज को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है। वो हिस्से कौन कौन है हम लोग आगे देखेंगे। तो कौन से वो थे 3 एजेस में बांटा गया? तो सबसे फर्स्ट आपका क्या है? पैलियोलिथिक एज, सेकंड आपका मीसोलिथिक एज, और थर्ड आपका है नियोलिथिक एज। पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक और नियोलिथिक एज, इन 3 एजेस में हम पूरे स्टोन एज को बांट देते हैं और आराम से उसको हम इसी हिसाब से पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आपका था पैलियोलिथिक एज। अब ये कब से कब तक रहा है भाई? आप देख सकते हैं 5 लाख ईयर से लेकर के 10,000 BCE तक, यानी जीसस क्राइस्ट की, ईसा मसीह के जन्म के 10,000 ईयर्स पहले तक जो है कि ये था, पैलियोलिथिक एज था। जब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना, चैप्टर ज़्यादा बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं काम करता हूँ, मैं उस चैप्टर को 2 पार्ट में बनाता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में इतना ही, बहुत जल्द हम मिलेंगे इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों के बीच, अपने कॉलेज के दोस्तों के बीच शेयर करिए, ताकि इस चीज़ से सबका फ़ायदा हो पाए। बाकी कोई अगर आपको क्वेश्चन हो तो कमेंट में डालिए, कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।